गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, रेडिएशन में कई बार कुछ प्रैक्टिकली मीनिंगफुल क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछता है कि सन किस रेट से रेडिएशन निकालेगा और अर्थ तक किस रेट से रेडिएशन पहुंचेंगी। ठीक है, तो जैसे हमको दे रखा है सन है जिसको स्फेरिकल मानना है, टेम्परेचर टीएस, रेडियस आरएस और सन को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं। तो बस सबसे पहले पूछा है कि सन किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा। फिर सन अपनी रेस चारों ओर फैला देगा, तो आर डिस्टेंस पर सन रेज़ की इंटेंसिटी कितनी होगी वो पूछा है। फिर तीसरे पार्ट पे हमको मानना है कि अपनी जो अर्थ है वो भी आर डिस्टेंस पर है। अर्थ की रेडियस आर ई, टेम्परेचर टी और इसकी इमिसिविटी ई है, तो एब्जॉर्बिटी भी उतनी होगी। तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि अर्थ पर किस रेट से रेडिएशन एनर्जी गिरेगी। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि इस रेट से रेडिएशन एनर्जी गिरेगी तो अर्थ किस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। फिर पांचवें पार्ट में पूछा है कि अर्थ खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगा, तो किस अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करेगा। और लास्ट पार्ट में पूछा है कि अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा वो पूछा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो मान लेते हैं सन है जिसको ऑलमोस्ट स्फेरिकल मान लेते हैं। सन का टेम्परेचर टीएस दे रखा है और रेडियस आरएस, और सन को ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं ना। तो सबसे पहले पूछा है कि सन किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा। तो हमको अच्छे बताया कि सन किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा, वो ई है सिग्मा टी की पावर 4। तो सन को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान रहे हैं, तो ई तो 1 ए। सन का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4। तो सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा। हाँ। अब हमको बताया कि सन जो भी रेज निकालेगा वो चारों ओर फैला देगा। सन कोई एक ही डायरेक्शन में रेज़ थोड़ी निकालता है। तो हमको पता है कि सन जो भी रेज़ निकालेगा वो चारों ओर फैला देगा। तो आर डिस्टेंस पर रेज़ एक स्फेरिकल रीजन से गुजरेगी। मतलब आर रे डिस्टेंस पर ये सन रेज़ कितने एरिया से पास होंगी, 4 पाई आर स्क्वायर। कह सकते हैं ना कि सन एक पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स के टाइप से काम करेगा, तो रेज़ चारों ओर फैला देगा। तो आर डिस्टेंस पर रेज़ एक स्फेरिकल रीजन से पास होगी, तो आर डिस्टेंस पर ये सन रेज़ कितने एरिया से पास होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ आर डिस्टेंस पर सन रेज की इंटेंसिटी कितनी होगी, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। पहले रेट ऑफ एनर्जी फ्लो देखना है। बताओ सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकाल रहा है, तो आर डिस्टेंस पर उसी रेट से रेडिएशन एनर्जी गुजरेगी, है ना। बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि बीच में कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है। तो द सन इस रेट से रेडिएशन निकाल रहा है, तो आर डिस्टेंस पर उसी रेट से रेडिएशन एनर्जी गुजरेगी। तो आर डिस्टेंस पर रेट ऑफ एनर्जी फ्लो तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4 अपन ये एनर्जी कितने एरिया से पास होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो आर डिस्टेंस पर सन रेज की इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा आर स्क्वायर टी एस की पावर 4 ओपन आर स्क्वायर। तो आर डिस्टेंस पर सन रेज की इंटेंसिटी इतनी होगी, है ना। अब बताओ, सिग्मा आर स्क्वायर टी एस की पावर 4 ये सब तो कांस्टेंट है, तो इससे बोल सकते हैं कि सन रेज की जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल टू 1 ऊपर आर स्क्वायर होगी। और वो तो हमको पहले से ही पता है है ना। वो तो हमको पहले से ही पता है कि सन लाइट का एक पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स होता है ना। सन लाइट का पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स होता है, और पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी 1 ऊपर आर स्क्वायर होती है, लेकिन डिराइव भी कर लिया है। तो पता चल गया कि चूंकि सन एक पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है, इससे सन रेज की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर होगी। मतलब किसी प्लेनेट की सन से डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स हो, तो वहां सन रेज की इंटेंसिटी 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 टाइम्स होगी। तो इजीली कर सकते हैं। अब चलो, अब मान लेते हैं कि अपनी जो अर्थ है वो भी आर डिस्टेंस पर ही है, तो द अर्थ पर भी सन रेज की इंटेंसिटी कितनी गिरेगी, सिग्मा आर एस स्क्वायर टी एस की पावर 4 ओपन आर स्क्वायर। तो अर्थ पर भी सन रेज की इंटेंसिटी इतनी गिरेगी। और अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी प्लैनेट पर सन रेज की जो इंटेंसिटी गिरती है उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। तो
अर्थ पर सन रेज़ की इंटेंसिटी इतनी गिरेगी, इसलिए अर्थ के लिए सोलर कांस्टेंट ये सिग्मा आर स्क्वायर टी एस की पावर 4 upon आर स्क्वायर होगा। तुमको पता है कि सोलर कांस्टेंट सिंपली सन रेज़ की इंटेंसिटी होती है। तो सन रेज़ की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 upon आर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली सोलर कांस्टेंट भी प्रोपोर्शनल टू 1 upon आर स्क्वायर। मतलब जिस प्लैनेट की सन से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, वहाँ सन रेज़ की इंटेंसिटी कम गिरेगी, तो ऑब्वियसली वहाँ सोलर कांस्टेंट भी कम होगा। देखो जो अर्थ पर गिरने वाली सन रेज़ की इंटेंसिटी तो आ गई, लेकिन अब हमको तीसरे पार्ट में देखना है कि अर्थ पर किस रेट से रेडिएशन एनर्जी गिरेगी वो देखना है। ठीक है? तो हमको हमको अच्छे पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है? रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो द एरिया को उधर ट्रांसफर करें तो अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी कितनी होगी? इंटेंसिटी इनटू एरिया। ये तो हमको पता है कि अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी कितनी होगी? सिंपली इंटेंसिटी इनटू एरिया। लेकिन अब सबसे खतरनाक चीज़ है कि इसमें एरिया कौन-सा लें? अर्थ का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लें या आधा सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर लें या फिर परपेंडिकुलर मतलब फेसिंग एरिया पाई आर स्क्वायर लें, वो देखना है। यही क्वेश्चन का मेन पार्ट है ना? तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं ना कि हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि जो अर्थ होती है वो सन से बहुत ही दूर होती है। इससे अर्थ पर जो सन रेज़ गिरेंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी, है ना? ये ज्योमेट्रिकल ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही पढ़ा था कि बताओ, अगर सोर्स बहुत दूर हो मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पर हो, तो उससे आने वाली रेज़ ऑलमोस्ट पैरेलल होती है ना? यहाँ भी वही, कि जो अर्थ है वो सन से बहुत ही दूर है ना? इसलिए मान सकते हैं कि अर्थ पर जो सन रेज़ गिरेंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी। और तुम बताओ कि अर्थ पर सन रेज़ ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी, तो तब अर्थ कितने एरियाज़ की सन रेज़ को रोकेगा? ये पाई आर स्क्वायर इतने एरिया की सन रेज़ को रोकेगा, है ना? तो बोल सकते हैं कि अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी इनटू कौन-सा एरिया? ये फेसिंग एरिया है, परपेंडिकुलर एरिया पाई आर स्क्वायर लेंगे, ये मेन चीज़ है। देखो ये चीज़ कोई नई नहीं है, है ना? ये चीज़ नई नहीं है, ये हम फ्लक्स में ही पढ़ चुके थे ना? कोई फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि कोई भी स्फीयर हो उस पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड गिराएँ, पढ़ा था ना? कि किसी स्फीयर पर अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिराएँ, तो इस स्फीयर में एंटर करने वाला फ्लक्स E इंटू ये फेसिंग एरिया है, E इंटू परपेंडिकुलर एरिया होता था। तो बस इस स्फीयर में एंटर करने वाला फ्लक्स E इंटू ये परपेंडिकुलर एरिया पाई आर स्क्वायर वैसे ये लेते थे। बस तुम कुछ बताओ कि उधर स्फीयर पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिर रही थी और यहाँ अर्थ पर ऐसे वैसे यहाँ अर्थ पर पैरेलल सन रेज़ गिर रही हैं। बस उसके सिमिलर यहाँ भी बोल सकते हैं कि मतलब अर्थ पर पैरेलल सन रेज़ गिर रही हैं, तो अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी कितनी होगी? इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया मतलब इंटेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर। ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ध्यान रखना कि अर्थ पर सन रेज़ ही रेडियल गिरती है ना? बताओ ना? मतलब अर्थ पर सन रेज़ ही रेडियल गिरती, तब तो अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी इनटू टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ये होता। आधे ही पार्ट में रेज़ रेडियल गिरती, तो अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी तब इंटेंसिटी इनटू आधे पार्ट का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता। लेकिन अर्थ पर जो सन रेज़ गिर रही है वैसे पैरेलल गिर रही है, तो इस बार जो अर्थ है वो कितने एरियाज़ की सन रेज़ को रोकेगा? केवल पाई आर स्क्वायर। इससे हम बोल सकते हैं कि इस बार अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी कितनी होगी? इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया, एरिया का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। बस पक्का बोल सकते हैं कि अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया, है ना? तो इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया पाई आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं। बस लिख देता हूँ कि अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी कितनी होगी? इंटेंसिटी इनटू एरिया का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो बताओ, अर्थ पर गिरने वाले सन रेज़ की इंटेंसिटी तो सिग्मा आर स्क्वायर टीएस की पावर 4 upon आर स्क्वायर इनटू अर्थ का परपेंडिकुलर एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी होगी। थर्ड पार्ट इसमें सबसे मेन स्टेप है।
बस अब आगे बढ़ते हैं। फिर बस पता चल गया कि अर्थ पर इस रेट से रेडिएशन एनर्जी गिरेगी। बस अब हमको पूछा है कि अर्थ किस रेट से रेडिएशन एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगी। फिर तुम बताओ एक मिनट। तुम बताओ कि अर्थ अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती, तो जितनी रेडिएशन गिर रही है सब के सबको एब्ज़ॉर्ब कर लेती, लेकिन हमको होता है कि अर्थ परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। अर्थ को तो ब्लू प्लैनेट बोलते हैं ना, तो अर्थ परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, इसकी एब्ज़ॉर्बिटी ए है। तो तब एब्ज़ॉर्बिटी ए मतलब जिस रेट से रेडिएशन गिरेगी उसका ए टाइम्स ही एब्ज़ॉर्ब करेगी अर्थ। तो तुम बताओ ना, तो मतलब अर्थ पर किस रेट से रेडिएशन एनर्जी गिर रही है? सिग्मा आर स्क्वायर टीएस की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। इस रेट से रेडिएशन एनर्जी गिर रही है तो एब्ज़ॉर्ब कितना करेगी इंटू ए टाइम। तो अर्थ इस रेट से रेडिएशन एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगी, जहाँ एब्ज़ॉर्बिटी को किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग एमईसीटी ई भी लिख सकते हैं। तो अर्थ इस रेट से रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करेगी, मतलब अर्थ के रेडिएशन एब्ज़ॉर्प्शन को तो हमने अलग से स्टडी कर लिया। अब चलो अब एब्ज़ॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, है ना? तो चलो अब अर्थ के एब्ज़ॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब हम केवल अर्थ का रेडिएशन इमिशन देखते हैं, सही है ना? कि एब्ज़ॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, अब केवल रेडिएशन इमिशन देखते हैं। तो हमको पता है कि अर्थ अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, पता है ना? कि अर्थ अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, और जो इमिट करेगी वो तो चारों ओर इमिट करेगी, पूरे सरफेस से सब जगह इमिट करेगी। फिर हमको होता है कि अर्थ अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, और इमिट करेगी वो सब जगह से इमिट करेगी। तो बस अर्थ किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी वो देखना है। तो बताओ अर्थ किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, वो भी ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो अर्थ किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, ई तो इसकी इमिसिविटी ए। अब अर्थ का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इमिट कर रही है वो सब तरफ से इमिट कर रही है ना? तो ई ए अर्थ का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी अर्थ की पावर 4। तो इस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी। बस आराम से बताओ ना, आराम से बताओ कि अर्थ के रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अलग स्टडी किया, फिर अर्थ के रेडिएशन इमिशन को बिल्कुल अलग स्टडी किया। बस अब हमको पूछता है कि अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है ना? फिर हमको पूछता है कि अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना हो देखना है। बस हम क्लियरली है ना, क्लियरली बोल सकते हैं कि अर्थ के स्टेडी स्टेट के लिए या अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी हो जाए उसके लिए क्या होना चाहिए? अर्थ जिस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से इमिट करनी चाहिए, है ना? ज़्यादा रेट से एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा रेट से इमिट करेगी तो टेम्परेचर घटेगा, है ना? बाकी बताओ कि अर्थ की स्टेडी स्टेट या अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी हो जाए उसके लिए अर्थ जिस रेट से हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से हीट निकलनी चाहिए। तो अर्थ की स्टेडी स्टेट है, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो अर्थ की स्टेडी स्टेट है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए जिस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करे उसी रेट से इमिट करनी चाहिए, मतलब d/t in शुड बी इक्वल टू d/t आउट। बस तुम बताओ कि d/t in मतलब एब्जॉर्ब किस रेट से कर रही है? ये सिग्मा आर स्क्वायर टी एस की पावर 4 अपन आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ई, इस रेट से तो एब्जॉर्ब कर रही है। और इमिट किस रेट से कर रही है? ई ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4 इस रेट से इमिट कर रही है। तो अर्थ की स्टेडी स्टेट के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए जिस रेट से रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से इमिट करनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेना। ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इससे अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आएगा। और देखो मैंने सबकी प्रैक्टिकल वैल्यूज रखी हैं, टीएस, स्मॉल आर, इन सब की प्रैक्टिकल वैल्यूज रखी हैं। और अगर इन सब की प्रैक्टिकल वैल्यूज रखो तो अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 250 केल्विन के आसपास आता है ना? बच्चों देखो इस कैलकुलेशन में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को काउंट नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, मतलब अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, तब तो अर्थ का टेम्परेचर 250 केल्विन होता, मतलब अर्थ का टेम्परेचर इतना कम होता कि तुम सबकी कुल्फी जम जाती, है ना? इंसान जिंदा रह ही नहीं सकते थे। लेकिन ध्यान रखना है ना, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि वास्तव में अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और बिल्कुल अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक टाइप से अर्थ को
अर्थ के चारों ओर कंबल लपेट देती है, तो ब्लैंकेट लपेट देती है। तो तुम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सन की जो विजिबल लाइट होती है उसको अर्थ पर गिरने तो देती है, लेकिन अर्थ से निकलने वाली लाइट को पूरी तरह से निकलने नहीं देती है। तो उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर जो होता है स्टेडी स्टेट टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 300 केल्विन के आसपास होता है ना, 20-30 डिग्री उसके आसपास होता है, जिसके कारण हम इंसान लोग जिंदा रह सकते हैं। बाकी डेल्टा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को काउंट नहीं करें तो अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इतना आएगा। बाकी वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो उसके कारण वास्तव में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। चलो बच्चों, इसका छठा पार्ट देखते हैं, जो थोड़ा सा आउट ऑफ वे न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, फिर भी देख लेना है ना। तो हमको होता है कि सन रेडिएशन एनर्जी इमिट करता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस भी होनी चाहिए। और कई बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन, सन के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें मास में थोड़ा सा लॉस होता है, और मास में थोड़े से लॉस के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो तुमको पूछ रहा है कि सन के अंदर किस रेट से मास लॉस होगा वो देखना है। इसमें मैंने अभी बताया था कि सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है ना। तो तुम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में मास में थोड़ा सा लॉस होता है, उसके कारण बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन में एम लॉस जितना मास में लॉस हो तो उसके कारण एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, एम लॉस इंटू सी स्क्वायर। तो बस हमको देखना है कि रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस और रेट ऑफ मास लॉस में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी प्रोड्यूस बाय dt इक्वल डीएम लॉस बाय dt इनटू सी स्क्वायर। बस ये रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस और ये सन के अंदर रेट ऑफ मास लॉस। अब तुम बता ना, तुम बता कि सन के अंदर इस रेट से तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, बताओ। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सन में इस रेट से तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये जो सन है वो ई सिग्मा टी की पावर 4 की रेट से रेडिएशन एनर्जी निकाल भी रहा है। तो द सन की स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से निकालनी चाहिए। है ना, बोल सकते हैं कि सन की स्टेबिलिटी के लिए सन के अंदर जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से उसको एनर्जी निकालनी होगी। तो द सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होने की रेट कितनी है, डीएम लॉस बाय dt इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी निकालने की रेट ई तो 1 ए 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4। तो इससे डीएम लॉस बाय dt आ जाएगा, तो सन के अंदर रेट ऑफ मास लॉस ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों, अभी तो हमने पूरा डिटेल क्वेश्चन किया, लेकिन वास्तव में अपने ऑब्जेक्टिव पैटर्न में इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट पूछे जाते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं सन है जिसका टेम्परेचर टीएस है और सन का एंगुलर डायमीटर थीटा दे रखा है। एंगुलर डायमीटर मतलब पूरी सन का अर्थ पर जो सबटेंडेड एंगल है उसका एंगुलर डायमीटर बोलते हैं, वो थीटा दे रखा है। तो हमको पूछा है कि अर्थ पर सोलर कांस्टेंट मतलब अर्थ पर सन रेज की जो इंटेंसिटी गिरेगी वो सन के टेम्परेचर टीएस और एंगुलर डायमीटर थीटा पर किस टाइप से डिपेंड करेगी, कितनी पावर पे डिपेंड करेंगी वो देखना कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लेते हैं सन है जिसको ऑलमोस्ट स्फेरिकल मान लेते हैं, जिसका टेम्परेचर टीएस और रेडियस आरएस है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सन का अर्थ पर सबटेंडेड एंगल थीटा कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है, और उसके कंपैरिजन में सन की रेडियस या डायमीटर काफी कम होती है। तो तुम बताओ, इस बार, है ना, इस बार सन का अर्थ पर सबटेंडेड एंगल क्या लिख सकते हैं, सिंपली आर्क बाय रेडियस। सही है ना, अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो एंगल सबटेंडेड भी बहुत स्मॉल होगा। इससे ना, इससे होता है इस एंगल सबटेंडेड को हम क्या लिख सकते हैं, आर्क बाय रेडियस। तो होता है इसमें आर्क का काम तो कौन करेगा, सन का डायमीटर 2 rs, और रेडियस का काम कौन करेगा, अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस स्मॉल आर। ये तो क्लियरली बोल सकते हैं कि
क्लियर बोल सकते हैं कि सन का अर्थ पर सबटेंडेड एंगल कितना होगा? एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क का काम तो कौन करेगा? सन का डायमीटर 2RS, अपन रेडियस का काम अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस r। तो 2 को उधर ट्रांसफर करें तो RS अपन r का रेशियो क्या आ गया? थीटा बाय 2। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही पढ़ चुके हैं बाकी। RS अपन r का रेशियो थीटा बाय 2 आ गया। ये चीज हमने देख ली। तो बस अब हमको अर्थ पर सन रेज़ की इंटेंसिटी देखनी है, तो बस अब तो जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। तो हमको होता है कि सन जो है वो रेडिएशन निकालता है, और हमको होता है कि सन किस रेट से रेडिएशन निकालेगा, E है सिग्मा T की पावर 4। तो सन को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, E तो 1, A सन का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा TS की पावर 4। तो सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा। उसके आगे की कहानी पता है कि सन जो भी रेज़ निकालेगा उसको चारों ओर फैला देगा, है ना? पढ़ चुके हैं कि सन जो भी रेज़ निकालेगा उसको चारों ओर फैला देगा। तो द r डिस्टेंस पर ये सन रेज़ कितने एरिया से पास होंगी? एक स्फेरिकल रीजन से हो तो 4 पाई r स्क्वायर इतने एरिया से पास होंगी। तो द r डिस्टेंस पर सन रेज़ की इंटेंसिटी, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। तो द सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकाल रहा है, तो r डिस्टेंस पर उसी रेट से गुजरेंगी। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो तो कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा टीएस की पावर 4 अपन ये एनर्जी टोटल कितने एरिया से पास हो रही है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो आर डिस्टेंस पर सन रेज़ की इंटेंसिटी अपने पास कितनी आ गई बताओ? ये सिग्मा आरएस अपन आर का स्क्वायर इंटू टीएस की पावर 4। तो आर डिस्टेंस पर सन रेज़ की इंटेंसिटी हो गई। और चलो मान लेते हैं कि अपनी जो अर्थ है वो भी आर डिस्टेंस पर है, तो अर्थ पर भी सन रेज़ की इंटेंसिटी इतनी गिरेगी। और अर्थ पर सन रेज़ की जो इंटेंसिटी गिरती है उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। तो अर्थ के लिए सोलर कांस्टेंट इतना होगा। बताओ इसमें RS अपन स्मॉल r को क्या बोल सकते हैं? थीटा बाय 2। इसका स्क्वायर कितना हो गया? थीटा स्क्वायर बाय 4। तो बस अर्थ पर सन रेज़ की इंटेंसिटी, या अर्थ पर जो सोलर कांस्टेंट होगा एक तो थीटा स्क्वायर पे डिपेंड करेगा और सन के टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे छोटे-छोटे पार्ट आ जाए तो इजीली कर सकते हैं। ये वापस वही कि हमको हो सकता है अर्थ पर सन रेज़, है ना? अर्थ पर रेडिएशन एनर्जी किस रेट से गिरेगी? तो बताया था कि अर्थ पर रेडिएशन एनर्जी गिरने की रेट कितनी होगी? इंटेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, यानी एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन, मतलब पाई आर स्क्वायर। ये चीजें तुमको आनी चाहिए। चलो बच्चों, कई बार क्वेश्चन ग्रेविटेशन से मिक्स करके पूछे जाते हैं। ये तुमको पता है कि जो अर्थ है वो भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, और जो जुपिटर प्लेनेट है वो भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो हमको दे रखा है कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड 8 टाइम्स है। तो उसके ऑर्बिट की रेडियस मतलब सन से डिस्टेंस कितना टाइम्स होगी? और फिर अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर पर सोलर कांस्टेंट मतलब सन रेज़ की जो इंटेंसिटी गिरती है, वो कितने टाइम्स होगी वो देखना है। कर सकते हैं ना? तो चलो, सबसे पहले हमको देखना है कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के ऑर्बिट की रेडियस है सन से डिस्टेंस कितने टाइम्स होगी वो देखना है। ये तो हमको पता है कि अर्थ और जुपिटर दोनों एक ही सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, है ना? अर्थ और जुपिटर दोनों एक ही सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, और मैंने चमका के बताया था कि एक ही सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे सारे प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, है ना, केप्लर लॉ के अकॉर्डिंग, केप्लर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक ही सन के चारों ओर घूम रहे सारे प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो क्यूब को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 2/3। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट बताओ कि अर्थ के कंपैरिजन जुपिटर के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड 8 टाइम्स है, तो इसकी ऑर्बिट की रेडियस मतलब सन से डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी? 8 की पावर 2/3 टाइम्स मतलब कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। है ना? मतलब बोल सकते हैं कि अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस मतलब सन से डिस्टेंस r हो, तो जुपिटर की ऑर्बिट की रेडियस मतलब इसकी सन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4r हो जाएगी। बस अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर की सन से डिस्टेंस 4 टाइम्स है, तो सोलर कांस्टेंट कितने टाइम्स होगा वो देखना है। मैंने बताया था
कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी प्लैनेट पर सन रेज़ की जो इंटेंसिटी गिरती है उसी को सोलर कांस्टेंट बोलते हैं ना। और मैंने तुमको अभी बताया था कि सन चूँकि लाइट का पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है, इसलिए सन रेज़ की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होगी। तो तुम अब खुद ही बताओ कि अर्थ के है ना, अर्थ के कंपैरिज़न जुपिटर के ऑर्बिट की रेडियस या सन से डिस्टेंस 4 टाइम्स है, तो इंटेंसिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 1/4 स्क्वायर टाइम्स होगी, मतलब 1/16 टाइम्स होगी। तो अर्थ के कंपैरिज़न में जुपिटर पर गिरने वाले सन रेज़ की इंटेंसिटी 1/64 टाइम्स होगी, तो ऑब्वियसली सोलर कांस्टेंट भी 1/64 टाइम्स होगा। इनको कर सकते देखो बच्चों, अभी तो हमने ब्लैक बॉडी टोटल कितना रेडिएशन इमिट करती है वो देखा, लेकिन अब हम थोड़ी माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशन या फोटोन निकालती है उसका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये देखते हैं कि ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशन है, जो भी फोटोन निकालेगी उसका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। और अच्छे ध्यान रखना, इस वाले टॉपिक में हम पर्टिकुलरली ब्लैक बॉडी की ही स्टडी करेंगे, ऑर्डिनरी बॉडी की नहीं करेंगे, है ना? तो चलो वही मान लेते हैं कोई ब्लैक बॉडी है, इसका खुद का टेम्परेचर T है तो हमको अच्छे बताया कि ब्लैक बॉडी अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन निकालती है मतलब दूसरे शब्दों में फोटोन निकालती है ना? रेडिएशन को लाइट की रे भी बोलते हैं और इसको तीसरे शब्दों में फोटोन भी बोलते हैं। ठीक है? कोई ब्लैक बॉडी इसका खुद का टेम्परेचर T है, तो हमको होता है कि खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकालती है तो फोटोन निकालती है। लेकिन तुम सोच के बताओ कि ब्लैक बॉडी क्या केवल ज़्यादा एनर्जी वाले ही फोटोन निकालेगी या केवल कम एनर्जी वाले ही निकालेगी या हर टाइप के फोटोन, है ना? ब्लैक बॉडी हर टाइप के फोटोन निकालेगी। खुद बताओ कि ज़्यादा एनर्जी वाले भी फोटोन निकालनी ज़रूरी नहीं है और सारे के सारे कम एनर्जी वाले फोटोन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है ना? तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रैंडमली हर टाइप के फोटोन निकालती है मतलब कम एनर्जी वाले ही फोटोन निकालती है और ज़्यादा एनर्जी वाले भी। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिन फोटोन की एनर्जी कम होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। है ना? पढ़ रखा होगा कि एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू h न्यू होती है hc बाय लैम्ब्डा। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस फोटोन की एनर्जी कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा और जिस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। है ना? हम सोच सकते हैं, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रैंडमली हर टाइप के फोटोन निकालेगी मतलब कम एनर्जी वाले फोटोन भी निकालेगी और ज़्यादा एनर्जी वाले भी। जिन फोटोन की एनर्जी कम होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा और जिन फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा। है ना? सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन निकाल सकती है, कम एनर्जी वाले भी निकाल सकते हैं। तो बस ब्लैक बॉडी रैंडमली हर एनर्जी के फोटोन निकालेगी मतलब रैंडमली हर वेवलेंथ के फोटोन निकालेगी। बस ब्लैक बॉडी जो फोटोन निकालती है उसकी एनर्जी में रैंडमनेस आ गई। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी रैंडमनेस आ जाए तो ऐसे केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे, है ना? तो देखते हैं कि कितनी एनर्जी वाले कितने फोटोन निकालेगी वो देखते हैं। तो चलो एक्स एक्सिस पर तो निकलने वाले फोटोन की एनर्जी प्लॉट करनी है, लेकिन बताओ फोटोन की एनर्जी को मेजर करना टफ है, वेवलेंथ को मेजर करना इजी है। इसलिए एक्स एक्सिस पर निकलने वाले फोटोन की एनर्जी की जगह वेवलेंथ को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर उस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर डेंसिटी इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है ना? तो बस मैंने अभी बताया था कि ब्लैक बॉडी रैंडमली हर टाइप के फोटोन निकालती है मतलब जो भी फोटोन निकालेगी उसकी एनर्जी 0 से इनफाइनाइट की कुछ भी हो सकती है। तो जो फोटोन निकालेगी उसका वेवलेंथ इनफाइनाइट से 0 की रैंडमली कितना भी हो सकता है, तो कितनी वेवलेंथ वाले कितने फोटोन निकालेगी वो देखना है। मैंने बताया था कि कभी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो तो ग्राफ बनाने के लिए वही सदियों पुराना तरीका, पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे और उसके बेसिस पर ग्राफ को एस्टिमेट करेंगे। है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं
लॉजिकली बताओ, लॉजिकली बताओ, बताओ ऐसे कितने फोटोन होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, मतलब जिनकी एनर्जी टेंड्स टू इनफाइनाइट है, वेवलेंथ टेंड्स टू 0, तो ऐसे फोटोन बहुत ही कम होंगे, है ना? तो प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि ऐसे फोटोन बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, मतलब जिनकी एनर्जी टेंड्स टू इनफाइनाइट है, वेवलेंथ टेंड्स टू 0, ऐसे फोटोन बहुत ही कम होंगे, तो उसकी नंबर डेंसिटी बहुत ही कम होगी, टेंड्स टू 0 होगी। इससे ग्राफ ऑलमोस्ट 0 को टच करेगा। ऐसे चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो बताओ कि ऐसे फोटोन कितने होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही खराब है, मतलब जिनकी एनर्जी टेंड्स टू 0 और वेवलेंथ टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो बोल सकते हैं कि ऐसे फोटोन भी बहुत कम होंगे, है ना? कॉमन से बोल सकते हैं कि ऐसे फोटोन बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही खराब हो, या जिनकी एनर्जी टेंड्स टू 0 है, वेवलेंथ टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, ऐसे फोटोन बहुत कम होंगे। तो इन फोटोन की भी नंबर डेंसिटी टेंड्स टू 0, इससे यहाँ भी ग्राफ ऑलमोस्ट 0 को टच करेगा। बस आराम से, आराम से बताओ कि बताओ इधर भी फंक्शन 0, इधर भी फंक्शन 0, और बीच में ग्राफ कंटीन्यूअस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं न कहीं, है ना? बीच में ग्राफ कंटीन्यूअस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं न कहीं मैक्सिमा आएगा, है ना? कॉमन से बोल सकते हैं। इधर ही फंक्शन 0, उधर भी 0, और बीच में ग्राफ कंटीन्यूअस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं न कहीं मैक्सिमा आएगा। और चलो, है ना? चलो मान लेते हैं कि इस वेवलेंथ पर मैक्सिमा आ रहा है, तो बताइए फिर। तो बताओ कि ये सोच के बताओ, इस वेवलेंथ पर मैक्सिमा आ रहा है, मतलब इस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर सबसे ज़्यादा है, ये मतलब हुआ ना? इस वेवलेंथ पर मैक्सिमा आ रहा है, मतलब इस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर सबसे ज़्यादा है। तो जिस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ बोलते हैं। तो उसको लैम्ब्डा मोस्ट प्रोबेबल बोलना चाहिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लैम्ब्डा एम ही बोल देते हैं। तो ग्राफ इस टाइप का होगा, मैंने बताया तुमको कि ये कोई व्हीम का लॉ ऐसा नहीं है, तो प्रकृति का ही नियम है। कभी भी रैंडमनेस आती है तो ग्राफ ऐसा ही होता है, बताया था ना? इसके पीछे की फिलॉसफी की, बहुत अच्छी किस्मत वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत खराब किस्मत वाले लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ठीक-ठाक हो, तो ज़्यादातर फोटोन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी या वेवलेंथ ठीक-ठाक हो। चलो बच्चों, इसमें वाई एक्सिस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो इस बार वाई एक्सिस पर क्या था? उस वेवलेंथ पर फोटोन की नंबर डेंसिटी। और बताओ, फोटोन की नंबर डेंसिटी को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? dn बाय डी लैम्ब्डा, है ना? हुँ। तुम खुद बताओ, ये बताओ, जैसे मास डेंसिटी को dm बाय डी वॉल्यूम बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी को dq बाय डी वॉल्यूम बोलते हैं, लेकिन इस बार जो नंबर डेंसिटी वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं है, वेवलेंथ लैम्ब्डा के रिस्पेक्ट में है। इसलिए फोटोन की नंबर डेंसिटी को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? dn बाय डी लैम्ब्डा ऐसे बोल सकते हैं, है ना? अब देखो, इसमें एक चक्कर है यार। ये ध्यान रखना कि dn नंबर ऑफ फोटोन है, तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए नंबर ऑफ फोटोन की जगह ऐसी क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, जो नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल हो और जिसको हम मेज़र कर पाएँ। तो ये मॉडर्न फिज़िक्स में तो है ना, मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ोगे कि नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल कौन होती है? इंटेंसिटी। ये मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ोगे कि नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल कौन सी है? इंटेंसिटी। इसलिए इस बार नंबर ऑफ फोटोन की जगह इंटेंसिटी शब्द का यूज़ करेंगे, मतलब वाई एक्सिस पर फोटोन की नंबर डेंसिटी की जगह इंटेंसिटी डेंसिटी का यूज़ करेंगे, मतलब dn बाय डी लैम्ब्डा की जगह di बाय डी लैम्ब्डा। ध्यान रहेगा कि फोटोन के नंबर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती है, तो वाई एक्सिस पर फोटोन की नंबर डेंसिटी की जगह इंटेंसिटी डेंसिटी, मतलब dn बाय डी लैम्ब्डा की जगह di बाय डी लैम्ब्डा का यूज़ करेंगे। और ध्यान रखना कि जो di बाय डी लैम्ब्डा होता है, उसको सिंपल शब्दों में तो इंटेंसिटी डेंसिटी, लेकिन परफेक्ट शब्दों में इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, है ना? डी बाय डी लैम्ब्डा को परफेक्ट शब्दों में स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, मूर्ख लोग तो इसको स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलते हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं है। तो जो डी बाय डी लैम्ब्डा होता है, उसको सिंपल शब्दों में इंटेंसिटी डेंसिटी, बाकी परफेक्ट शब्दों में इसको स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, मतलब आई लैम्ब्डा ये बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना। ये अभी तक हमने, है ना, ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने अज्ञात न्यूक्लियोटाइड से वाई एक्सिस पर फोटोन का
पॉपुलेशन डेंसिटी या नंबर डेंसिटी शब्द यूज किया था, लेकिन आप नंबर डेंसिटी की जगह क्या शब्द यूज करेंगे? इंटेंसिटी डेंसिटी मतलब स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखना कि अभी हमने अज्ञानियों के टाइप से नंबर डेंसिटी, लेकिन अब नंबर डेंसिटी की जगह क्या शब्द यूज करेंगे? स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। ये तो लैम्ब्डा एम के बारे में अभी तो मैंने ये लैम्ब्डा एम के बारे में अभी तो मैंने बताया कि जिस वेवलेंथ पर नंबर ऑफ जिस वेवलेंथ पर फोटोन की नंबर डेंसिटी मैक्सिमम है उसको लैम्ब्डा एम, लेकिन अब हम नंबर डेंसिटी की जगह स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम ज्यादा सही शब्दों में क्या बोलेंगे कि जिस वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल इमिशन सबसे ज्यादा हो या जिस वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो उसको लैम्ब्डा एम बोलेंगे। इसीलिए ना, इसीलिए लैम्ब्डा एम को परफेक्ट शब्दों में क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन या मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। कि अब लैम्ब्डा एम क्या होगा? मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, इसीलिए इसको लैम्ब्डा एम बोला जाता है। देखो जो इसमें एक रास की बात बता रहा हूँ, तभी मैंने बताया कि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शन होती है, लेकिन ध्यान रखना कि मॉडर्न फिजिक्स में तुम पढ़ोगे कि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल तो होती है, लेकिन बीच में टांग अड़ाने के लिए वेवलेंथ लैम्ब्डा भी आ जाता है। या अनपढ़ों के शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटोन की बड़ी बहन तो होती है, लेकिन सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन होती है, क्योंकि बीच में टांग अड़ाने के लिए वेवलेंथ लैम्ब्डा भी आता है ना? इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, इससे ध्यान रखना कि फोटोन की नंबर डेंसिटी का लैम्ब्डा के साथ ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, और उसी कंपटीशन में इंटेंसिटी डेंसिटी मतलब स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का लैम्ब्डा के साथ ग्राफ वो भी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। है तो वास्तव में तो नंबर डेंसिटी और स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के ग्राफ थोड़े से डिफरेंट आते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने का बेस्ट तरीका यही रहता है। राइट थिंग एट राइट टाइम, राइट टाइम पे मैंने जो रास की बात है वो बता दी। है तो ध्यान रखना कि वास्तव में तो नंबर डेंसिटी और स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि वास्तव में प्रैक्टिकली ये जो ग्राफ होता है वो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस लैम्ब्डा का ही होता है। ये तो बस अब आगे पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, है ना? अब पूरी आगे हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, याद रखना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो होता है वो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस लैम्ब्डा का होता है, और ग्राफ इस टाइप का होता है, दैट्स ऑल। अब पीछे की हिस्ट्री या पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें बच्चों एक और चीज ध्यान रखना, अपनी इंडियन बुक में तो नहीं लिखी होती है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी जो होती है उसी के केस में स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इतना स्मूथ आता है ना? लेकिन याद रखना कि ब्लैक बॉडी नहीं हो, कोई ऑर्डिनरी बॉडी हो, मतलब ग्रीन रेड ब्राउन ऐसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी हो, तो उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है जो स्मूथ नहीं होता है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस टाइप का स्मूथ ग्राफ केवल ब्लैक बॉडी के लिए आता है, इसीलिए शुरू में बोला था कि इस वाले टॉपिक में हम केवल ब्लैक बॉडी को ही स्टडी करेंगे। तो बच्चों ब्लैक बॉडी के लिए हम विम्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखते हैं, मतलब एक बार देखते हैं किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन की कोरोस्पोंडिंग वेवलेंथ लैम्ब्डा एम बढ़ेगा या घटेगा, वो देखना है। ये चलो मान लेते हैं कोई ब्लैक बॉडी है और मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर 400 केल्विन है, तो हमको अच्छे पता है ये ब्लैक बॉडी हर टाइप के फोटोन निकालेगा, इसलिए ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट करेगा उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऐसा पहाड़ के टाइप से आएगा, और जिस वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल इमिशन मैक्सिमम होगा उसको लैम्ब्डा एम बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका लैम्ब्डा एम यहाँ कहीं आ रहा है ना? अब चलो, है ना? अब चलो ऐसा करते हैं कि वही ब्लैक बॉडी लेते हैं, लेकिन अब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो हम वही ब्लैक बॉडी ले रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। चलो 400 की जगह 800 केल्विन करते हैं। तो तुम बताओ, तुम सोच के बताओ कि किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, तो वैसे तो अभी भी ये ब्लैक बॉडी हर टाइप के फोटोन निकालेगी, सही है ना? तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, फिर भी अभी भी ये ब्लैक बॉडी वैसे तो हर टाइप के फोटोन निकालेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया है तो अब वो ज्यादातर ऐसे फोटोन निकालेगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कह सकते हैं ना कि किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाए तो
वैसे तो अभी भी ये सारे टाइप के फोटोन निकालेगी, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो अब ये ज़्यादातर फोटोन ऐसे निकालेगी जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब वेवलेंथ कम होगा, है ना? तो तुम बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो ज़्यादातर फोटोन ऐसे निकालेगी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ कम होगा। तो तब पूरा ग्राफ कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो मैक्सिमा है वो भी कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले लैम्ब्डा एम इधर था और अब लैम्ब्डा एम इधर हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका लैम्ब्डा एम घटेगा, है ना? बस क्लियरली बोल सकते हैं। ये क्लियरली बोल सकते हैं किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम रखें तो लैम्ब्डा एम ज़्यादा होगा, और किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएँ तो लैम्ब्डा एम घटेगा। तो तुम बताओ कि किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्ब्डा एम घट रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि जो लैम्ब्डा एम है वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो अभी हम लॉजिकली बोल रहे हैं, लेकिन विम जो साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, है ना? तो अभी हम लॉजिकली बोल सकते हैं किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएँ तो लैम्ब्डा एम घटेगा ना? मतलब बोल सकते हैं कि जो लैम्ब्डा एम होगा वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लैम्ब्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ध्यान रखना कि इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको बी बोलते हैं, इसको विम्स कांस्टेंट बोलते हैं, और ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और उसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 2.88 into 10 to the power 6 नैनोमीटर इंटू केल्विन ये होती है। ये तो डायरेक्ट याद रखना, ध्यान रखना है ना कि पूरी हिस्ट्री नहीं, अब डायरेक्ट याद रखना। ये बताओ जो लैम्ब्डा एम है ना? उसके अंदर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर छुपा होता है, लैम्ब्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो लैम्ब्डा एम इक्वल टू b/t। जब b तो विम्स कांस्टेंट जो क्वेश्चन में दिया होगा, और t उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन केल्विन टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इससे बोल सकते हैं कि लैम्ब्डा एम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करके उसका केल्विन टेम्परेचर डबल कर दें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली लैम्ब्डा एम आधा, और केल्विन टेम्परेचर 1/3 कर दें तो लैम्ब्डा एम 3 टाइम्स होगा, ये सोच सकते हैं। फिर बच्चों पूरी हिस्ट्री नहीं, अब इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना, और ऐसे याद रखना कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्ब्डा है। तो बस अब हमको लैम्ब्डा एम से डरने की जरूरत नहीं है। समझ आना कि लैम्ब्डा एम के अंदर सिंपली टेम्परेचर ही छुपा होता है। तुमको बताओ कि लैम्ब्डा एम सुनने में खतरनाक चीज है, तो बताओ लैम्ब्डा एम क्या होता है? मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो लैम्ब्डा एम सुनने में तो खतरनाक चीज है, लेकिन अब लैम्ब्डा एम से डरने की जरूरत नहीं, बस मन में समझ जाना कि लैम्ब्डा एम के अंदर कौन छुपा होता है, सिंपली उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर छुपा होता है। तो कभी भी लैम्ब्डा एम दे रखा है मतलब इनडायरेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है, ये लैम्ब्डा एम पूछा है मतलब इनडायरेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर पूछा है। तो मैं बोलूंगा लैम्ब्डा एम, लेकिन तुमको सुनाई क्या देना चाहिए, टेम्परेचर। और लैम्ब्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो लैम्ब्डा एम इक्वल टू b/t, ये डायरेक्ट ध्यान रखना था। और यही जो लॉ था उसको विम डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। और ध्यान रखना कि विम डिस्प्लेसमेंट लॉ कोई फालतू नहीं है, इसका प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विम डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही, है ना, विम डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम किसी भी सन या किसी स्टार का टेम्परेचर एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे किसी स्टार का टेम्परेचर एस्टिमेट करना हो तो क्या स्टार के साथ थर्मोमीटर चिपकाओगे क्या? ध्यान रखना कि किसी स्टार का टेम्परेचर मेजर करना है तो इसी मेथड का यूज करते हैं ना। किसी स्टार का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम क्या करते हैं कि उस स्टार से जो लाइट आएगी उसको कलेक्ट करते हैं, है ना? उस स्टार से जो भी लाइट निकलेगी उसको कलेक्ट करते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोप में स्पीड फीड करते हैं, और जो स्पेक्ट्रोस्कोप है वो आई लैम्ब्डा वर्सेस लैम्ब्डा का ग्राफ बना करके दे देगा। उससे हम लैम्ब्डा एम मेजर करेंगे, और लैम्ब्डा एम को क्या लिख देंगे, b/t। तो इससे हम उस स्टार या सन का टेम्परेचर भी एस्टिमेट कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि इसी ग्राफ के बेसिस पर ही लोगों ने एस्टिमेट किया कि स्टार और सन परफेक्ट ब्लैक बॉडी होते हैं ना। तो लोगों ने क्या किया कि सन के, है ना, सन से निकलने वाली जो लाइट है उसको भी स्पेक्ट्रोस्कोप में फीड किया, और उन्होंने देखा कि जो सन से आने वाली लाइट है उसका भी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बिल्कुल स्मूथ आता है। और मैं पहले ही बताया था कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ स्मूथ किस में आता है, ब्लैक बॉडी में। अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी होगी तब तो ग्राफ ऐसा आता है, लेकिन ध्यान रखना कि स्टार या सन से जो लाइट आती है उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बिल्कुल स्मूथ आता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि स्टार या सन
परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से बिहेव करते हैं, ऐसे पता चलता है। चलो बच्चों इसी बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक का ये क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर के सबसे लास्ट पेज में डायग्राम दे रखा और इसी बेस क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये तो इसमें हमको दे रखा है कि 3 ऑब्जेक्ट हैं। एक तो बल्ब का फिलामेंट, दूसरा वेल्डिंग आर्क मतलब वेल्डिंग की चिंगारी और तीसरा सन मतलब सूरज, ठीक है ना? तीनों को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानना है और तीनों के लिए आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा मतलब स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस टाइप का दे रखा है। तो उसे हमको मैच करना है कि कौन सा ग्राफ इस नमूने के लिए होगा वो देखना है ना? तो हमको अच्छे पता है कि सब ब्लैक बॉडी तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कंटिन्यूस आएगा और जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम बनता है उसको मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा एम बोल सकते हैं। बस कौन सा ग्राफ किसका होगा वो देखना है, क्लियरली बोल सकते हैं। बल्ब का फिलामेंट, वेल्डिंग आर्क और सन इन तीनों में से बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर रिलेटिवली सबसे कम होता है। पता है प्रैक्टिकली कि इन तीनों नमूनों में से बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर सबसे कम होता है तो लैम्डा एम सबसे ज्यादा होगा और लैम्डा एम सबसे ज्यादा होगा मतलब इसका मैक्सिमा सबसे ज्यादा वेवलेंथ पर आएगा। हाइट से कोई मतलब नहीं है, वेवलेंथ है ना? किस वेवलेंथ पर मैक्सिमा रहा उस वेवलेंथ से मतलब है। ये साफ साफ दिख रहा है इन तीनों में से। इन तीनों में जो फर्स्ट ग्राफ है उसका मैक्सिमम सबसे ज्यादा वेवलेंथ पर है मतलब लैम्डा एम इसका सबसे ज्यादा है। लैम्डा एम सबसे ज्यादा है मतलब इसका टेम्परेचर सबसे कम है तो ये कौन सा होगा? बल्ब के, है ना? बल्ब के फिलामेंट का तो ग्राफ ये हो गया। फिर बताओ इसके कंपैरिजन में जो वेल्डिंग की चिंगारी है, वेल्डिंग आर्क है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है तो लैम्डा एम कम होगा और लैम्डा एम कम होगा तो इसका मैक्सिमा कम वेवलेंथ पर आएगा। तो जो सेकेंड ग्राफ है वो किसका होगा? वेल्डिंग आर्क का। और हमको पता है ना, हमको पता है कि इन तीनों में से जो सन या सूरज है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है तो उसका लैम्डा एम सबसे कम होगा और लैम्डा एम सबसे कम होगा तो इसका मैक्सिमा सबसे कम वेवलेंथ पर आएगा। है तो बताओ लैम्डा एम सबसे कम इस ग्राफ थर्ड का है ना? बोल सकते हैं कि जो थर्ड ग्राफ है उसमें लैम्डा एम सबसे कम है तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा और टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा इसलिए ग्राफ किसका होगा? सन या सूरज का ग्राफ ये होगा। ये कर लिया ना? अब चलो सेकेंड पार्ट देखना। तो सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि सन, वेल्डिंग आर्क और बल्ब के फिलामेंट इनके लैम्डा एम का रेशियो 1:2:3 है। फिर बच्चों डिस्टर्बेंस है ना, तो हमको सेकंड पार्ट में दे रखा है कि सन, वेल्डिंग आर्क और बल्ब के फिलामेंट इनके लैम्डा एम का रेशियो 1:2:3 है तो इनके टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा वो देखना है। बस हमको एक ही चीज पता है कि लैम्डा एम और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो द सन, वेल्डिंग आर्क और फिलामेंट इनके लैम्डा एम का रेशियो 1:2:3 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली इनके टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा? 1/1:1/2:1/3। आगे छठी सातवीं क्लास पास की होगी तो पता होगा कि इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:3:2 टेम्पेयर का रेशियो ये हो गया। चलो टेम्पेयर का रेशियो ये हो गया। कई बार उनकी इंटेंसिटी इमिटेड का रेशियो पूछता है तो हमको होता है कि ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी इमिटेड तो सिग्मा टी की पावर 4 तो इंटेंसिटी इमिटेड टी की पावर 4 पे डिपेंड करती है। इन तीनों की इमिटेड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? इसकी पावर 4 में, एम्पेयर की पावर 4 में तो 6 की पावर 4:3 की पावर 4:2 की पावर 4। ये चिरकुट चीजें तुम कर सकते हैं ना। कई लोग लग रहा है कि ये ग्राफ इतना ऊंचा कैसे है? तो आगे पढ़ोगे कि सन का टेम्पेयर बहुत ज्यादा होता है तो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है बहुत ही ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा होगी कि अपना ग्राफ पेपर ही छोटा पड़ जाएगा। इसलिए ग्राफ का मैक्सिमम हमको दिखाई नहीं दे रहा है सन के केस। देखो बच्चों अभी हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पढ़ा, मतलब आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ पढ़ा जो इस टाइप का था ना। लेकिन चलो एक बार थोड़ा सा इस ग्राफ का ऑपरेशन करते हैं। मतलब देखते हैं कि इस ग्राफ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई हैं वो देखते हैं। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था एक ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो होता है जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमा बनता है।
ये तो मैंने बताया था कि जिस वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मतलब लैम्डा एम बोलते हैं। और इसके अंदर भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर छुपा होता है और लैम्डा एम इक्वल टू बी बाय टी। तो एक तो लैम्डा एम जो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन ध्यान रखना है ना कि इसमें एक और इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। तो चलो एक बार देखते हैं कि आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का एरिया है ना। आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का एरिया या एरिया अंडर द कर्व ये किसको रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। फिर इसको मैथमेटिकली कर सकते हैं। हमको अच्छे बताया कि वाई एस ग्राफ के नीचे का एरिया मैथमेटिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। वैसे ही आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन वाई की जगह तो क्या है आई लैम्डा और डीएक्स की जगह क्या है डी लैम्डा। बस बोल सकते हैं आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का एरिया इंटीग्रेशन वाई डीएक्स, वाई की जगह तो आई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। और आई लैम्डा क्या होती है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। और मैंने पहले ही बताया था कि स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी हमने किसको बोला था, बताओ डी आई बाय डी लैम्डा को। तो बस अगर सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो बताओ डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, केवल इंटीग्रेशन डी आई। और ओनली डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो गया आई। तो बस हम क्लियरली है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ना, आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का एरिया जो या जो एरिया अंडर द कर्व है वो टोटल इंटेंसिटी इमिटेड को रिप्रेजेंट करता है। और हमने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी की टोटल इमिट की गई इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा टी की पावर 4। तो इसको भी डायरेक्ट याद रखना, आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का एरिया टोटल इमिटेड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि सिग्मा टी की पावर 4 होती है। तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया उसके अंदर भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर छुपा होता है और ये टी की पावर 4 पे डिपेंड करता है। और तीसरी एक और नॉनसेंस चीज वो भी देख लेना। तो तीसरी चीज स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे तुम हायर फिजिक्स में पढ़ोगे अपने सिलेबस से बियॉन्ड है, फिर भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान में रख सकते हो कि स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके अंदर भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर छुपा होता है और वो एक्चुअली टी की पावर 5 पे डिपेंड करती है। ये तो आगे डायरेक्ट है रखना। है ना, आगे डायरेक्ट है कि ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम बनता है मतलब मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा है उसके अंदर भी टेम्परेचर छुपा होता है और वो बी बाई टी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, इस कर्व के नीचे का एरिया है, तो कर्व के नीचे का एरिया इमिटेड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है मतलब उसके अंदर भी टेम्परेचर छुपा होता है और वो एक्चुअली टी की पावर 4 पे डिपेंड करता है। और तीसरा, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर भी टेम्परेचर छुपा होता है और वो टी की पावर 5 पे डिपेंड करता है। फिर तुम सोच के बताओ कि किसी भी ब्लैक बॉडी का केल्विन टेम्परेचर अगर डबल कर दें, जैसे मान लेते हैं कि शुरू में इसका टेम्परेचर 300 केल्विन था और बाद में 600 केल्विन कर दिया मतलब है ना। तो मान लेते हैं कि किसी ब्लैक बॉडी का केल्विन टेम्परेचर डबल कर दें, तो बताओ ना कि ब्लैक बॉडी का केल्विन टेम्परेचर डबल कर दें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा एम तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो इमिटेड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो टी की पावर 4 पे डिपेंड करता है मतलब इमिटेड इंटेंसिटी आई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो 2 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा तो 16 टाइम्स। और आई लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टी की पावर 5 पे डिपेंड करती हो तो 2 की पावर 5 टाइम 32 टाइम्स हो जाएगी। तो छोटी-मोटी चीजें कर सकते हो। चलो बच्चों इसका एक और कैलकुलेशन का क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसकी रेडियस 10 मीटर और उसका टेम्परेचर 2880 केल्विन है। तो सबसे पहले पूछा है कि इसका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा एम कितना होगा। फिर पूछा है कि ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी वो पूछा है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव पार्ट है सिंगल चॉइस। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक एक नैनोमीटर की तीन वेवलेंथ रेंज ली है ना। तो हमको पूछा है कि इन तीनों वेवलेंथ रेंज में से किस वेवलेंथ रेंज में रेडिएशन इमिशन सबसे ज्यादा होगा वो देखना है।
कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कोई ब्लैक बॉडी, इसका टेम्परेचर इतना दे रखा है, तो सबसे पहले उसका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्बडा एम देखना है। तो मैंने चमका के बताया था कि लैम्बडा एम के अंदर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ही छुपा होता है, और लैम्बडा एम इक्वल टू सिंपली बी बाय टी। तो बी तो विम्स कांस्टेंट जो क्वेश्चन में दिया होगा, मैं लिखना भूल गया, तो 2.88 into 10 to power 6 नैनोमीटर इंटू केल्विन अपन टी, इसका केल्विन टेम्परेचर 2880 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लैम्बडा एम तुम्हारे पास आएगा 1000 नैनोमीटर। लैम्बडा एम आ गया तो उससे हम इस ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी एस्टिमेट कर सकते हैं ना। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि ये ब्लैक बॉडी है तो उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस होगा और बिल्कुल पहाड़ के जैसा होगा, और लैम्बडा एम इक्वल टू 1000 आ रहा है, मतलब इसमें मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 1000 होगा। 1000 वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल इमिशन सबसे ज्यादा होगा। फिर बच्चों इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या किया है कि एक एक नैनोमीटर की वेवलेंथ रेंज ली है। एक तो 500 से 501, एक 1000 से 1001, और एक 1500 से 1501। तो हमको पूछा है कि किस वेवलेंथ रेंज में रेडिएशन इमिशन मतलब इमिटेड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वो देखना है ना। तो साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि ये तीन पट्टियां दिख रही है ना, तीनों पट्टियों की विड्थ तो सेम है, हर पट्टी की विड्थ 1 नैनोमीटर है ना। तो तीनों पट्टियों की विड्थ तो सेम है, लेकिन 1000 नैनोमीटर पर मैक्सिमम आ रहा है, मतलब 1000 नैनोमीटर वाली जो पट्टी होगी उधर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब पट्टी की हाइट भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो बताओ, तो तक तीनों पट्टियों की विड्थ तो 1 नैनोमीटर हो, तो विड्थ तो सेम है, लेकिन ये जो 1000 से 1001 नैनोमीटर ये जो पट्टी ली है उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, तो उस पट्टी का एरिया भी सबसे ज्यादा होगा, मतलब इस वेवलेंथ रेंज में इमिटेड इंटेंसिटी या स्पेक्ट्रल इमिशन सबसे ज्यादा होगा। और बाकी इन दोनों रेंज में स्पेक्ट्रल इमिशन सबसे कम होगा। बस लैम्बडा एम 1000 नैनोमीटर है, तो 1000 नैनोमीटर के पास जो पट्टी लेंगे उसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा, तो स्पेक्ट्रल इमिशन सबसे ज्यादा आएगा। वो तुम देख सकते हो। चलो, अभी क्वेश्चन जो फर्स्ट था उसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। तो इस ब्लैक बॉडी का लैम्बडा एम तो निकाल लिया ना, अब पूछा है कि ये ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगी, वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है, ये बताओ, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड कितना होता है, सिंपली ई है सिग्मा टी की पावर 4। तो रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड कितना होगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी से E1 ए, उस ब्लैक बॉडी का एक्सटर्नल एरिया, तो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है तो इसका एक्सटर्नल एरिया 4 पाई r कितना है, 10 का स्क्वायर सिग्मा। तो सिग्मा तो 17/3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू टी, इसका केल्विन टेम्परेचर, तो 2880 केल्विन की पावर 4। बस इसको सॉल्व करोगे तो इसका रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड भी आ गया। कई बार डराने के लिए पूछता है कि इसकी टोटल इंटेंसिटी इमिटेड, इंटेंसिटी इमिटेड बोलो या इस आई लेमडा वर्ड से लेमडा ग्राफ के नीचे का एरिया बोलो, बात तो वही है ना। तो बस इंटेंसिटी इमिटेड तो हमको पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, वही रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट एरिया। तो एरिया को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इंटेंसिटी इमिटेड तो सिंपली ई सिग्मा टी की पावर 4, तो ई तो 1 सिग्मा 17/3 इंटू 10⁻⁻8, और टी 2880 केल्विन की पावर 4। तो इंटेंसिटी इमिटेड भी आ गया, तो चिरकुट टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमको दे रखा है को बहुत दूर कोई स्टार है जो कि स्फेरिकल है और उसकी रेडियस 10⁹ मीटर है। अब चलो, इस स्टार की लाइट को हमने कलेक्ट किया और मान लेते हैं इसको स्पेक्ट्रोस्कोप में हमने फीड किया, तो स्पेक्ट्रोस्कोप आई लेमडा वर्ड से लेमडा का ग्राफ बना देगा, और जिस वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल इमिशन मैक्सिमम होता है और लैम्डा एम भी उससे आ जाएगा। तो चलो मान लेते हैं कि मेजर करने पर उस स्टार का मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मतलब लैम्डा एम
500 नैनोमीटर आ गया। तो सबसे पहले तो हमको स्टार का टेम्परेचर एस्टिमेट करना है और उसके बाद पूछा है कि स्टार किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकाल रहा होगा वो देखना है। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि स्टार अप्रोक्सीमेटली किस कलर का दिखेगा वही पूछा है। चलो कर सकते हैं ना, स्टार्ट करो। तो स्टार की जो लाइट है उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ दे रखा है और लैम्डा एम 500 दे रखा है ना। तो हमको अच्छे पता है कि लैम्डा एम के अंदर क्या छुपा होता है, उस ब्लैक बॉडी स्टार का टेम्परेचर छुपा होता है। और हमको अच्छे पता है कि विम डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा एम इक्वल टू बी बाई टी। तो हम लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बाय लैम्डा एम। तो बी तो विम्स कांस्टेंट जो हमको क्वेश्चन में दिया होगा वो 2.8 इंटू 10⁶ नैनोमीटर इंटू केल्विन अपन लैम्डा एम कितना दे रखा है 500 नैनोमीटर। तो सॉल्व करेंगे तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, तो इससे उस स्टार का टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो स्टार का टेम्परेचर 5760 केल्विन। तो स्टार का टेम्परेचर इतना हो गया, वो एस्टिमेट कर लिया, टेम्परेचर आ गया। तो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि स्टार किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा वो देखना है। तो हमको होता है कि स्टार भी एक ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करता है, तो किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। वैल्यू रखता हूँ ई। तो स्टार को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, है ना, यहीं से बता रहा है कि ग्राफ बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, इससे ब्लैक बॉडी को ठप्पा भी लग गया। तो स्टार को बाय डिफॉल्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, तो ई तो 1। ए इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया 4πr²। तो 4πr कितना है, 10⁻9 का स्क्वायर सिग्मा 17/3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू टी। इस स्टार का टेम्परेचर थे 5760 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये स्टार किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा वो आ जाएगा। और रेट ऑफ एनर्जी को पावर बोल सकते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पावर एमिटेड भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया। और चलो तीसरे पार्ट में पूछा है ये स्टार हमको अप्रोक्सीमेटली कैसे कलर का दिखेगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ। तुमको पता होगा कि 500 नैनोमीटर किसका वेवलेंथ होता है, ग्रीन का, है ना। तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के टाइप से स्टार भी वैसे तो हर कलर की रेज निकालेगा, है ना, बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के है ना, कि ब्लैक बॉडी के सिमिलर स्टार भी वैसे तो हर कलर की रेज निकालेगा, लेकिन लैम्डा एम जो है वो ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब ग्रीन कलर की रेडिएशन सबसे ज्यादा निकालेगा। बताओ ना, यहाँ मैक्सिम आ रहा है ना। तो कह सकते हैं ना कि ब्लैक बॉडी के टाइप से वैसे तो स्टार रैंडमली हर टाइप की लाइट निकालेगा, लेकिन बताओ लैम्डा एम ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ग्रीन कलर की रेज सबसे ज्यादा निकालेगा। और ग्रीन कलर की रेज सबसे ज्यादा निकालेगा तो ये स्टार दिखने में हमको लगभग ग्रीन दिखेगा। वैसे ही ध्यान रखना कि किसी स्टार का लैम्डा एम अगर 700 नैनोमीटर है, जो कि रेड के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो फिर वो स्टार भी वैसे तो सारी टाइप की रेज निकालेगा, लेकिन रेड कलर की रेज सबसे ज्यादा निकालेगा, तो हमको ऑलमोस्ट रेड दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि लैम्डा एम जिस कलर का होता है वो स्टार भी अप्रोक्सीमेटली उसी कलर का हमको दिखता है। चलो बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमको दे रखा है कि दो स्टार से मतलब दो तारे हैं। पहला स्टार रेड दिख रहा है, मतलब ये जो पहला स्टार है वो भी वैसे तो हर टाइप की रेज निकालेगा, लेकिन रेड दिख रहा है, मतलब रेड कलर की रेडिएशन सबसे ज्यादा निकालेगा। मतलब इसका लैम्डा एम रेड के कोरस्पॉन्डिंग होगा 700 नैनोमीटर। और जो दूसरा स्टार है वो ब्लू दिख रहा है, मतलब वो भी वैसे तो सारी टाइप की रेज निकालेगा, लेकिन ब्लू कलर की रेडिएशन सबसे ज्यादा निकालेगा। तो उसका जो लैम्डा एम है वो ब्लू की कोरस्पॉन्डिंग होगा, मतलब 400 नैनोमीटर होगा। तो एक तो पूछा है कि कौन सा स्टार ज्यादा गर्म होगा वो देखना है। और सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि दोनों स्फेरिकल स्टार्स हैं। इनकी रेडियस का रेशियो 3:1 है, तो इनकी रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड मतलब
पावर इमिटेड का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो चलो पहले तुमको देखना है कि कौन सा स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो देखना है। ये तो मैंने अभी बताया है ना। मैंने अभी बताया कि पहला स्टार रेड दिख रहा है, मतलब वो भी स्टार वैसे तो हर टाइप की रेज निकालेगा, लेकिन रेड रेज सबसे ज्यादा निकालेगा, इसलिए उसका लैम्डा एम रेड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 700 नैनोमीटर। और दूसरा स्टार ब्लू दिख रहा है, मतलब वही वैसे तो हर टाइप की रेज निकालेगा, लेकिन ब्लू रेज सबसे ज्यादा निकालेगा, तो इसका लैम्डा एम ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 400 नैनोमीटर। तो बस डायरेक्ट बताओ कि जो पहला स्टार है उसका लैम्डा एम ज्यादा है। लैम्डा एम ज्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली टेम्परेचर है ना, जो रेड दिखने वाला स्टार है उसका लैम्डा एम ज्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली उसका टेम्परेचर कम होगा। और जो ब्लू दिखने वाला स्टार है उसका लैम्डा एम कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो रेड स्टार का टेम्परेचर कम होगा, थोड़ा ठंडा होगा, और ब्लू स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होगा, थोड़ा सा गर्म होगा ज्यादा, है ना। देखो किसी अनपढ़ को बोले तो वो ये बोलेगा कि रेड कलर तो गर्म पड़ता है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ब्लू कलर ठंडा पड़ता है इससे टेम्परेचर कम होगा, तो कोई घर का राज नहीं चलता है। इसको प्रॉपर सिस्टमेटिकली देखना होता है। एनीवे अब चलो, अब हमको देखना है कि दोनों के टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा वो देखना है। ये तो मैंने क्लियरली बताया था कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है लैम्डा एम होता है वो b/t होता है, मतलब लैम्डा एम और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इनके टेम्परेचर का रेशियो लैम्डा एम का उल्टा होगा, मतलब T1/T2 इक्वल टू उल्टा लैम्डा एम टू अपन लैम्डा एम वन। लैम्डा एम टू इसका लैम्डा एम कितना है 400 नैनोमीटर, अपन लैम्डा एम वन इसका लैम्डा एम कितना है 700। इनको सॉल्व करेंगे तो पहले और दूसरे स्टार के टेम्परेचर का रेशियो 4/7 ये आ गया। फिर सेकेंड पार्ट देखना। तो सेकेंड पार्ट में दोनों स्फेरिकल स्टार की रेडियस का रेशियो 3:1 है, तो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड का रेशियो क्या होगा। तो हमको अच्छे बताया कि स्टार्स होते हैं ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करते हैं, तो किस रेट से रेडिएशन इमिट करेंगे, सिंपली E सिग्मा टी की पावर 4। तो स्टार परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करते हैं, तो E तो 1 ए इन स्फेरिकल स्टार्स का सरफेस एरिया 4 पाई r² सिग्मा टी की पावर 4। बस आराम से बताओ तुम्हें ना। हम्म, आराम से बताओ कि 4 पाई कांस्टेंट है, सिग्मा भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो किसी भी ब्लैक बॉडी या किसी भी स्टार का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड किस पे डिपेंड करेगा बताओ, r² t की पावर 4 इस पे डिपेंड करेगा। तो बस मुझे जो नहीं बताओ कि पहले स्टार का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड प्रोपोर्शनल टू r1² t1 की पावर 4, और दूसरे स्टार का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड प्रोपोर्शनल टू r2 की स्क्वायर t2 की पावर 4। बस इसका डिवाइड करेंगे तो पहले स्टार का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड और दूसरे स्टार का रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, इसका रेशियो क्या आएगा बताओ, r1/r2 का स्क्वायर इंटू t1/t2 की पावर 4। r1/r2 r1/r2 उनको कितना दे रखा है 3/1 का स्क्वायर इंटू t1/t2 4/7 की पावर 4। तो इस टाइप से रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड का भी रेशियो निकाल सकते हैं। ये अगर इंटेंसिटी इमिटेड का रेशियो पूछे तो इंटेंसिटी के अंदर एरिया आता ही नहीं है, वो तो सिंपली ई सिग्मा टी की पावर 4। तो इंटेंसिटी के अंदर इसकी साइज आती नहीं, इंटेंसिटी तो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा, तो इंटेंसिटी का रेशियो तो T1/T2 की पावर केवल 4 ही होगा। चलो बच्चों इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको दे रखा है कि सन की रेडियस RS है और सन का
मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्ब्डा एम दे रखा है। फिर सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस स्मॉल आर दे रखी है। तो हमको पूछा है कि अर्थ के लिए सोलर कांस्टेंट कितना होगा, मतलब अर्थ पर सन रेज की इंटेंसिटी कितनी गिरेगी वो देखना है। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि सन के अंदर रेट ऑफ मास लॉस कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो तुम देखते हो, बताओ कि सन का मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्ब्डा एम दे रखा है। तो लैम्ब्डा एम के अंदर क्या छुपा होता है, सिंपली सन का टेम्परेचर छुपा होता है। ठीक है, तो हमको अच्छे बताए कि जो सन होता है वो भी ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से ही काम करता है ना। तो सन के लिए भी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्ब्डा एम के अंदर टेम्परेचर छुपा होता है, और सन के लिए भी लैम्ब्डा एम इक्वल टू बी बाई टी। तो इससे टी मतलब सन का टेम्परेचर कितना आ गया, बी बाय लैम्ब्डा एम। तो लैम्ब्डा एम से सन का टेम्परेचर निकालिए बी बाय लैम्ब्डा एम। बस सन का टेम्परेचर आ गया। तो बस अब हमको देखना है कि सन किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा वो देखना है। तो हमको पता है कि सन किस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा, वो ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो हमको होता है कि सन ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करता है, तो ई तो 1 ए सन का एक्सटर्नल एरिया, तो सन को ऑलमोस्ट स्फेरिकल मान रहे हैं, तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4। बोल सकते हैं कि सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकालेगा, है ना। आगे की कहानी हम पढ़ चुके हैं कि होता सन जो भी रेज निकालेगा चारों ओर फैला देगा। तो बताओ आर डिस्टेंस पर ये रेज एक स्फेरिकल रीजन से गुजरेंगी, मतलब आर डिस्टेंस पर ये रेज टोटल कितने एरिया से गुजरेंगी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। और आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं अर्थ भी है, तो आर डिस्टेंस पर ये रेस कितनी एरिया से पास होंगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, सिंपली रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। मैंने बताया था कि सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट कर रहा है, तो आर डिस्टेंस पर उसी रेट से गुजरेंगी, क्योंकि बीच में कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर एस सिग्मा टी एस की पावर 4 अपन ये रेस टोटल कितने एरिया से गुजरेंगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी आ गई, लिख देता हूँ ना। आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी आ गई अपने पास, आर स्क्वायर सिग्मा, है ना। आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी आ गई, आर स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4 ओपन आर स्क्वायर। और अपनी अर्थ भी आर डिस्टेंस पर ही है, तो अर्थ पे भी सन रेस की इंटेंसिटी उतनी ही गिरेगी। और हमको बताया कि अर्थ पर सन रेज की जो इंटेंसिटी गिरेगी उसको सोलर कांस्टेंट बोलेंगे। तो अर्थ के लिए सन रेज की इंटेंसिटी या सोलर कांस्टेंट इतना होगा। तो इसमें आर स्क्वायर सिग्मा अपन आर स्क्वायर का तो अलग लिखते हैं, और टी एस की पावर 4 था। तो हमको बताया कि सन के टेम्परेचर को खोल कर क्या लिख सकते हैं, बी बाय लैम्डा एम की पावर 4। तो अर्थ पर सन रेज की इंटेंसिटी या सोलर कांस्टेंट इतना आ गया। ये तो क्वेश्चन का ये तो क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट तो इजीली कर लिया। चलो अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना जो हम पहले भी कर चुके हैं। पूछा है कि सन के अंदर रेट ऑफ मास लॉस कितना होगा वो देखना है ना। तो मैंने पहले ही बताया था कि सन के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना। सन के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उसी के कारण सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो मैंने बताया था कि सन के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और फ्यूजन रिएक्शन में मास में थोड़ा सा लॉस होता है, और मास में थोड़े से लॉस के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और बताया था कि मास में लॉस एम लॉस जितना हो, तो उसके कारण एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, एम लॉस इंटू सी स्क्वायर। तो बस हमको देखना है कि इस रेट से मास लॉस हो, एनर्जी किस रेट से प्रोड्यूस होगी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी प्रोड्यूस बाय डी टी इक्वल टू डी एम लॉस बाय डी टी इंटू सी स्क्वायर। बस आराम से बताओ
कि सन के अंदर इस रेट से तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना? सन के अंदर इस रेट से तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस रेट से रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी निकालेगा भी सही। तो हम बोल सकते हैं कि सन की स्टेबिलिटी के लिए सन के अंदर जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से निकलनी चाहिए। तो सन की स्टेबिलिटी के लिए डी प्रोड्यूस बाय डीटी इक्वल डी इमिटेड बाय डीटी। तो सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होने की रेट कितनी है? डीएम लॉस बाय डीटी इंटू सी स्क्वायर। और सन एनर्जी इमिट किस रेट से कर रहा है? टी ए की जगह 4 पाई आर एस स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4। तो सन की स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होने की रेट और एनर्जी लॉस होने की रेट सेम होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो डीएम लॉस बाय डीटी में तो सन के अंदर रेट ऑफ मास लॉस आ जाएगा जो कि टीएस की फॉर्म में आएगा और लास्ट में टीएस में तो सन का टेम्परेचर बी बाय लैम्डा हम लिख सकते हैं। तो आई थिंक अब विम डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उस पर बेस कहीं से भी क्वेश्चन आ गए तुम बहुत इजीली कर सकते हो।